अगर आप दुनिया का नक्शा देखें और तर्क या विज्ञान की नज़र से सोचें तो एक देश ऐसा है जिसे आज के ज़माने में एक होना ही नहीं चाहिए था। कोई भी बड़ा अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री अगर कागज़ पर इस देश के आंकड़े देखे तो वह यही कहेगा कि यह देश असंभव है। इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म, इतना विशाल भूगोल और इतनी बड़ी जनसंख्या। किसी भी साधारण नियम के अनुसार ऐसे देश को बिखर जाना चाहिए था, इसे टुकड़ों में बंट जाना चाहिए था। पश्चिमी दुनिया के कई विद्वानों ने 70 साल पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी कि यह देश अपने ही बोझ तले दबकर खत्म हो जाएगा। लेकिन आज वही देश न केवल खड़ा है बल्कि पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपनी सफलता की कहानी लिख रहा है। यह कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह कहानी है उस मिट्टी की जिसे दुनिया भारत कहती है। मैं आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मेरा नाम डेविड है और मैं पिछले साल लंदन के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय के खचाखच भरे ऑडिटोरियम में बैठा था। वहां सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि आप एक सुई के गिरने की आवाज भी सुन सकें। सामने मंच पर प्रोफेसर विलियम्स खड़े थे। प्रोफेसर विलियम्स, जिन्हें दुनिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इतिहास का सबसे कठोर आलोचक मानती है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी किसी देश की तारीफ आसानी से नहीं करते। उनके लिए सिर्फ आंकड़े मायने रखते हैं। उस दिन उनकी क्लास में 500 से ज्यादा छात्र बैठे थे। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आज प्रोफेसर किस देश का विश्लेषण करेंगे। प्रोफेसर ने धीरे से अपना लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर एक नक्शा उभरा। वह नक्शा एशिया का था। प्रोफेसर ने अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जिसे मैं विरोधाभासों का महासागर कहता हूं। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और नक्शे पर एक जगह इशारा किया। यह भारत था। उन्होंने कहा कि इस देश को देखिए, यहां हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। हर राज्य का खाना अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है। उत्तर में हिमालय की कड़ाके की ठंड है तो दक्षिण में समुद्र की उमस, पश्चिम में रेगिस्तान है तो पूर्व में घने जंगल। यूरोप के पूरे महाद्वीप में जितनी विविधता नहीं है उससे कहीं ज्यादा विविधता इस एक अकेले देश के भीतर है। प्रोफेसर ने चश्मा उतारा और हमारी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि जब 1947 में यह देश आजाद हुआ था तो विंस्टन चर्चिल जैसे बड़े नेताओं ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारत कोई देश नहीं है, यह सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने दावा किया था कि जैसे ही अंग्रेज जाएंगे यह देश आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। यहाँ की गरीबी, अना की गरीबी, अना की, यहाँ की अशिक्षा और यहाँ की पुरानी रूढ़ियां इसे कभी भी एक आधुनिक राष्ट्र नहीं बनने देंगी। उस समय दुनिया की नजर में भारत सिर्फ सपेरों और हाथियों का देश था। एक ऐसा देश जहां लोग भूख से मर रहे थे, जहां बीमारियां फैली थीं और जहां भविष्य का कोई नामो निशान नहीं था। हॉल में बैठे कई छात्र जो भारत से नहीं थे वे सिर हिला रहे थे। शायद उनके मन में भी भारत की वही छवि थी जो हॉलीवुड की फिल्मों ने दिखाई थी, धूल, गरीबी और भीड़ भाड़। लेकिन मैं, जो भारत की कहानियों को थोड़ा बहुत जानता था, मैं चुपचाप इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि आज कुछ अलग होने वाला है। प्रोफेसर ने अगली स्लाइड बदली। स्क्रीन पर 1950 और 1960 के दशक की कुछ पुरानी श्वेत श्याम तस्वीरें थीं। बैलगाड़ियां, कच्चे मकान और साधारण धोती कुर्ता पहने किसान। प्रोफेसर ने कहा कि इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। उस समय इस देश के पास न तो पैसा था, न ही तकनीक। इनके पास न तो पर्याप्त अनाज था अपने लोगों को खिलाने के लिए और न ही कोई मजबूत सेना। दुनिया के अमीर देशों ने इनका मजाक उड़ाया था। जब भारत ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की स्थापना की तो कई पश्चिमी अखबारों ने कार्टून छापे थे। उन्होंने दिखाया था कि एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर रॉकेट के पास खड़ा है। दुनिया हंस रही थी। वे कह रहे थे कि जो देश अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, वह चांद और सितारों के सपने कैसे देख सकता है? यह संसाधनों की बर्बादी है, यह पागलपन है। प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि तर्क के हिसाब से दुनिया सही थी। जिस देश में साक्षरता दर इतनी कम हो, जहां बुनियादी ढांचा न के बराबर हो, वहां विज्ञान और तकनीक की बातें करना बेईमानी लगता था। फिर प्रोफेसर ने एक लंबा विराम लिया। उन्होंने पानी का एक घूंट भरा और फिर से बोलना शुरू किया। लेकिन उन्होंने कहा,
दुनिया एक चीज भूल गई थी। दुनिया ने आंकड़ों को देखा, संसाधनों को देखा, गरीबी को देखा, लेकिन दुनिया उस चीज को नहीं देख पाई जो इन सब से ऊपर थी। वह थी भारत के लोगों की इच्छा शक्ति, वह था भारत का संस्कार, और वह हजारों साल पुरानी सभ्यता जो हर भारतीय के खून में दौड़ती है। प्रोफेसर ने स्क्रीन पर तस्वीर बदली। अब स्क्रीन पर 2023 की एक तस्वीर थी। यह तस्वीर थी चंद्रयान 3 की, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हुए विक्रम लैंडर की वह ऐतिहासिक तस्वीर। पूरा ऑडिटोरियम सांस रोके उस तस्वीर को देख रहा था। प्रोफेसर ने कहा कि जिस देश का मजाक उड़ाया गया था, जिस देश के वैज्ञानिकों को बैलगाड़ी पर रॉकेट के हिस्से ले जाते हुए दिखाया गया था, आज उसी देश ने वह कर दिखाया जो अमेरिका, रूस और चीन जैसे महाशक्तिशाली देश भी नहीं कर पाए। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, और वह भी इतने कम बजट में कि जितने में हॉलीवुड की एक साइंस फिक्शन फिल्म भी नहीं बनती। प्रोफेसर की आवाज में अब एक अलग ही जोश था। उन्होंने कहा कि इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह सिर्फ विज्ञान की जीत है? नहीं, यह एक सभ्यता का पुनर्जन्म है। यह उस जिद्द की जीत है जो कहती है कि हम किसी से कम नहीं। उन्होंने बताया कि जब वह पिछले महीने भारत गए थे तो उन्होंने वहां जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि मैं वहां गरीबी देखने गया था, मैं वहां अव्यवस्था देखने गया था, ताकि मैं अपनी किताब में लिख सकूं कि लोकतंत्र विकास में बाधा बनता है। लेकिन मैं गलत था, मैं पूरी तरह से गलत था। प्रोफेसर ने मंच पर टहलना शुरू किया। उन्होंने हमें एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि वह मुंबई की सड़कों पर घूम रहे थे। उन्हें प्यास लगी और वे एक छोटी सी नारियल पानी की दुकान पर रुके। दुकानदार एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था, शायद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। प्रोफेसर ने अपनी जेब टटोली तो पाया कि उनके पास भारतीय नकद रुपये नहीं थे। वह परेशान हो गए, लेकिन उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा कार्डबोर्ड दिखाया जिस पर एक QR कोड बना था। उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि साहब, आप फोन से पेमेंट कर दीजिए। प्रोफेसर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैं लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों से आता हूं, जहां आज भी कई जगहों पर कार्ड मशीन काम नहीं करती या लोग कैश मांगते हैं, लेकिन भारत के एक कोने में सड़क किनारे बैठा एक छोटा व्यापारी डिजिटल लेन देन कर रहा है, वह भी इतनी आसानी से जैसे यह कोई जादू हो। प्रोफेसर ने कहा कि यह है डिजिटल इंडिया। यह वह क्रांति है जिसे दुनिया ने आते हुए नहीं देखा। आज भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन होते हैं। सब्जी बेचने वाले से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक हर कोई तकनीक से जुड़ा है। यह कैसे हुआ? उस देश में जिसे अनपढ़ कहा जाता था, वहां के लोगों ने तकनीक को इतनी जल्दी कैसे अपना लिया? प्रोफेसर ने इसका जवाब खुद दिया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय दिमाग की अनुकूलन क्षमता है। भारतीय लोग जुगाड़ जानते हैं, वे रास्तों को खोजना जानते हैं। उनके लिए कोई भी समस्या एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। मैं अपनी कुर्सी पर आगे खिसक आया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रोफेसर जो कह रहे थे वह सिर्फ तारीफ नहीं थी, वह एक स्वीकारोक्ति थी। वह मान रहे थे कि पश्चिमी नजरिया भारत को समझने में नाकाम रहा है। प्रोफेसर ने फिर भारत की अर्थव्यवस्था की बात की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, यूरोप संघर्ष कर रहा है, अमेरिका महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन भारत एक चमकता हुआ सितारा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO, चाहे वह गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, सब भारतीय मूल के हैं। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है भारत की मिट्टी में जो ऐसे रत्न पैदा करती है? उन्होंने कहा कि यह वहां की शिक्षा और परिवार के संस्कार हैं। एक भारतीय परिवार में माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। वहां ज्ञान को देवी सरस्वती का रूप माना जाता है। वहां विद्या बिकाऊ नहीं बल्कि पूजनीय है। यही कारण है कि जब एक भारतीय बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में जाता है तो वह अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता से सबको पीछे छोड़ देता है। क्लास में बैठे कुछ भारतीय छात्रों की आंखों में आंसू थे। मैं देख सकता था कि वे गर्व से अपना सिर ऊंचा किए हुए थे। प्रोफेसर ने फिर एक और गंभीर विषय पर बात की। उन्होंने कोविड के समय की बात की। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया अपने दरवाजे बंद कर रही थी, जब अमीर देश अपनी वैक्सीन को सिर्फ अपने लोगों के लिए जमा कर रहे थे, तब भारत ने क्या किया? भारत ने न सिर्फ अपने 140 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनाई, बल्कि वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के गरीब और जरूरतमंद देशों को भी दवाइयां भेजी। प्रोफेसर ने भावुक होकर कहा कि इसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम,
यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह भारत का जीवन जीने का तरीका है। विपत्ति के समय में भी दूसरों की मदद करना, यह भारत की आत्मा है। प्रोफेसर ने बताया कि कैसे उन्होंने भारत के गांवों का दौरा किया। वहां उन्होंने देखा कि भले ही लोगों के पास बहुत अधिक भौतिक सुख सुविधाएं न हों, लेकिन उनके चेहरों पर एक संतोष है, एक शांति है। उन्होंने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संयुक्त परिवार जहां दादा दादी चाचा चाची सब साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम में हम अकेलेपन से बीमार हो रहे हैं, हम डिप्रेशन में जी रहे हैं क्योंकि हम अपने समाज से कट गए हैं, लेकिन भारत में समाज ही सबसे बड़ी ताकत है। वहां कोई अकेला नहीं है, वहां हर कोई किसी न किसी का बेटा, भाई या दोस्त है। यह सामाजिक सुरक्षा किसी भी सरकारी योजना से बड़ी है। प्रोफेसर ने फिर भारत की सड़कों और बुनियादी ढांचे की बात की। उन्होंने स्क्रीन पर वंदे भारत ट्रेन की वीडियो चलाई। वह तेज रफ्तार ट्रेन, वह शानदार एक्सप्रेसवे। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि भारत में सफर करना एक सजा है, उन्हें आज भारत जाकर देखना चाहिए। जिस गति से वहां सड़कें बन रही हैं, जिस गति से नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, वह अकल्पनीय है। यह अब वह पुराना भारत नहीं है जो अपनी किस्मत पर रोता था। यह एक नया भारत है जो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। यह एक ऐसा भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि अक्सर हम पश्चिमी लोग सोचते हैं कि आधुनिक होने का मतलब है पश्चिमी कपड़ों में रहना और अंग्रेजी बोलना, लेकिन भारत ने हमें सिखाया है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आधुनिक हो सकते हैं। आप धोती और साड़ी पहनकर भी रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। आप संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए भी कोडिंग कर सकते हैं। भारत ने परंपरा और तकनीक का जो संगम किया है, वह दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। उन्होंने योग का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया योग कर रही है। यह भारत का दुनिया को दिया गया उपहार है। आयुर्वेद, जो हजारों साल पुराना विज्ञान है, आज दुनिया उसे मान रही है कि असली स्वास्थ्य प्रकृति के साथ जुड़ने में है। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक देश के बारे में नहीं है, यह एक विचार के बारे में है। एक ऐसा विचार जो कभी मरता नहीं। भारत पर कितने हमले हुए, यूनानियों से लेकर मुगलों तक और फिर अंग्रेजों तक। सबने इसे लूटने की कोशिश की, इसे बदलने की कोशिश की, इसकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, लेकिन भारत फीनिक्स पक्षी की तरह हर बार अपनी राख से उठ खड़ा हुआ। प्रोफेसर ने कहा कि आप मिस्र की सभ्यता देखिए, मेसोपोटामिया को देखिए, रोम को देखिए। वे सब इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गए, लेकिन भारतीय सभ्यता यह आज भी जीवित है। आज भी वाराणसी के घाटों पर वही मंत्र गूंजते हैं जो हजारों साल पहले गूंजते थे। आज भी वहां के लोग उन्हीं मूल्यों पर जीते हैं जो वेदों में लिखे गए थे। यह निरंतरता, यह अमरता ही भारत की असली शक्ति है। प्रोफेसर थोड़ा रुके। उन्होंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपना माथा पोंछा। ऐसा लग रहा था कि वह भी भावनाओं के ज्वार में बह रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत से वापस आ रहा था तो हवाई अड्डे पर मैंने एक साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग को देखा। वह शायद किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उनके कपड़े साधारण थे, पैरों में चप्पल थी, लेकिन उनकी आंखों में जो तेज था, वह मैंने किसी भी बड़े राजनेता या अरबपति की आंखों में नहीं देखा। मैंने उनसे पूछा कि बाबा, आपको अपने देश के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उस बुजुर्ग ने जो जवाब दिया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझसे हिंदी में कहा, बेटा, यह देश नहीं है, यह हमारी माँ है, और माँ कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती। प्रोफेसर ने कहा कि यह भावना, यह देशभक्ति किसी किताब से नहीं आती, यह उस मिट्टी की तासीर है। कक्षा में सन्नाटा इतना गहरा था कि हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। प्रोफेसर ने कहा कि हम पश्चिम के लोग अक्सर भारत को एक बाजार के रूप में देखते हैं, एक ऐसा बाजार जहां हम अपना सामान बेच सकें, लेकिन हमें अपना नजरिया बदलना होगा। भारत बाजार नहीं है, भारत एक भागीदार है, और आने वाला समय भारत का ही है। उन्होंने नक्शे की ओर फिर से इशारा करते हुए कहा कि देखो इस देश को, यह हिंद महासागर के ताज की तरह बैठा है, यह एशिया का संतुलन है, यह विश्व शांति की उम्मीद है। प्रोफेसर विलियम्स ने मंच पर थोड़ा पानी पिया और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि अक्सर हम पश्चिमी लोग जब भारत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में शोर, भीड़ और ट्रैफिक की तस्वीर आती है। मैं भी इसी सोच के साथ वहां गया था।
जब मैं दिल्ली के हवाई अड्डे से बाहर निकला तो पहली बार में मुझे लगा कि मैं किसी अलग ही ग्रह पर आ गया हूं। गर्मी, धूल और हजारों लोगों की आवाजें, सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न का शोर ऐसा था जैसे कोई संगीत बज रहा हो, लेकिन बिना किसी सुर के। उन्होंने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। यह पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक का वीडियो था। संकरी गलियां, रिक्शे, स्कूटर, पैदल चलते लोग और वहीं बीच में बैठी एक गाय, यह सब एक साथ चल रहा था। क्लास में बैठे पश्चिमी छात्र इसे देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि यहां एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ क्यों नहीं है। प्रोफेसर ने कहा कि इसे ध्यान से देखिए, इसे हम पश्चिमी दुनिया में अराजकता या केओसिस कहते हैं, लेकिन भारत में यह सह अस्तित्व है। उन्होंने समझाया कि पश्चिम में हमें अनुशासन के लिए पुलिस और सख्त नियमों की जरूरत होती है। हम लकीरों के अंदर चलने के आदी हैं। अगर ट्रैफिक लाइट खराब हो जाए तो हमारे शहर जाम हो जाते हैं, लेकिन भारत में लोग एक दूसरे को रास्ता देते हैं। वहां का नियम किताबों में नहीं, लोगों की समझ में है। एक रिक्शे वाला अपनी जगह बनाता है, एक बड़ी कार वाला थोड़ा रुकता है और एक पैदल चलने वाला हाथ दिखाकर सड़क पार कर लेता है। यह एक बहती हुई नदी की तरह है, जो पत्थर सामने आता है, पानी उसके बगल से निकल जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है, समायोजन, या जिसे वे एडजस्टमेंट कहते हैं। प्रोफेसर ने अपनी डायरी का एक पन्ना पढ़ा। उन्होंने बताया कि कैसे वह एक दिन भारत की स्थानीय ट्रेन में सफर कर रहे थे। डिब्बा खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की जगह नहीं थी। प्रोफेसर को लगा कि अब झगड़ा होगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक सीट पर जहां सिर्फ 3 लोग बैठ सकते थे, वहां लोग थोड़ा खिसके और चौथे व्यक्ति को जगह दे दी। फिर 5वें को भी थोड़ी जगह मिल गई। किसी ने अपनी गोद में दूसरे का सामान रख लिया, किसी ने खड़े हुए बुजुर्ग को अपनी सीट दे दी। प्रोफेसर ने कहा कि यह सिर्फ एक ट्रेन का डिब्बा नहीं था, यह पूरा भारत था। थोड़ा खिसक जाइए, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह वहां की संस्कृति है कि हम मिल बांट कर रहेंगे, चाहे संसाधन कितने भी कम क्यों ना हो। फिर प्रोफेसर की आवाज थोड़ी नरम हो गई। उन्होंने कहा कि भारत की असली ताकत उसकी ऊंची इमारतों या एक्सप्रेसवे में नहीं है, वह वहां के आम लोगों के पसीने और सपनों में है। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई जो शायद मेरे दिल में हमेशा के लिए छप गई। वह एक सुबह जल्दी उठकर एक सब्जी मंडी में गए थे। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को देखा। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, धूप से त्वचा काली पड़ गई थी। वह जमीन पर एक बोरी बिछाकर ताजी सब्जियां बेच रही थी। प्रोफेसर ने देखा कि वह महिला हर एक रुपये के लिए मोल भाव कर रही थी। अगर कोई ग्राहक 1 रुपया कम देता तो वह मना कर देती। प्रोफेसर को लगा कि शायद वह महिला बहुत लालची है या बहुत गरीब है। प्रोफेसर उनके पास गए और कुछ सब्जियां खरीदी। उन्होंने जानबूझकर उस महिला को 100 रुपये ज्यादा दिए और कहा, माँ जी, यह आप रख लीजिए। उस महिला ने वह नोट वापस कर दिया। उसकी आंखों में एक ऐसा स्वाभिमान था जिसने प्रोफेसर को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, बेटा, मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, मैं मेहनत का ही लूंगी। प्रोफेसर ने उनसे बात करना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि आप इस उम्र में इतनी कड़ी धूप में मेहनत क्यों कर रही हैं? आपको तो घर पर आराम करना चाहिए। उस महिला ने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछा और एक तरफ इशारा किया। वहां मंडी के शोर शराबे से दूर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक जवान लड़का किताब में सिर गड्ढाए बैठा था। उस महिला ने कहा, साहब, मेरे पति नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी यह सब्जियां बेचकर गुजारा किया है। मैं कभी स्कूल नहीं गई, मैं अंगूठा लगाती हूं, लेकिन मेरा बेटा, वह इंजीनियर बनेगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, वह बहुत होशियार है, उसे बड़े कॉलेज में दाखिला मिला है। उसकी फीस के लिए मैं 1-1 रुपया जोड़ रही हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी मेरी तरह सड़क पर बैठे। वह बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, देश का नाम रोशन करेगा। प्रोफेसर विलियम्स की आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा कि मैंने उस दिन जाना कि भारत क्यों आगे बढ़ रहा है। वह इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि वहां सरकार पैसा खर्च कर रही है। वह इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि वहां करोड़ों माता पिता अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहां शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है, वहां शिक्षा को एक तपस्या माना जाता है। वह सब्जी वाली महिला मेरे लिए किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ से ज्यादा बड़ी अर्थशास्त्री थी। वह भविष्य में निवेश कर रही थी, और जब ऐसे करोड़ों लोग एक साथ संकल्प लेते हैं तो उस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर दृश्य बदला। प्रोफेसर ने हमें भारत के दूसरे पहलू से भी रूबरू कराया।
वह हमें दक्षिण भारत के शहर बेंगलुरु की यात्रा पर ले गए। उन्होंने कहा कि अगर वह सब्जी मंडी भारत का दिल थी तो यह शहर भारत का दिमाग है। प्रोफेसर एक कैफे में बैठे थे। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। उनके आसपास दर्जनों नौजवान बैठे थे। सबके सामने लैपटॉप खुले थे। वे कॉफी पी रहे थे और तेज आवाज में बातें कर रहे थे। प्रोफेसर ने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। क्या वे फिल्मों की बातें से इनकी मुख्या कराइती की तात देख के लिए बात पोड़ कर आए थे? कर रहे थे? क्या वे क्रिकेट की बातें कर रहे थे? नहीं, प्रोफेसर ने बताया। मैं हैरान रह गया। वे 20-22 साल के लड़के लड़कियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी पर बहस कर रहे थे। वे यह चर्चा नहीं कर रहे थे कि उन्हें अमेरिका या लंदन में कौन सी नौकरी मिलेगी। वे चर्चा कर रहे थे कि वे भारत में रहकर ऐसी कौन सी कंपनी बनाएंगे जो गूगल या फेसबुक को टक्कर दे सके। प्रोफेसर ने कहा कि 20 साल पहले भारत से ब्रेन ड्रेन होता था, यानी सबसे होशियार दिमाग देश छोड़कर चले जाते थे। लेकिन अब ब्रेन गेन हो रहा है। भारत का युवा अब नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। मैंने उन युवाओं की आंखों में एक अलग ही आग देखी। उन्हें अपनी संस्कृति पर शर्म नहीं थी। वे जीन्स और टी शर्ट पहने थे, लेकिन उनके माथे पर तिलक लगा था या हाथ में कलावा बंधा था। वे अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन अपनी भाषा में चुटकुले सुनाकर हंस रहे थे। प्रोफेसर ने एक युवा से बात की। उसका नाम रोहन था। रोहन ने प्रोफेसर को बताया कि वह एक ऐसा ऐप बना रहा है जिससे भारत के गांवों के किसान अपनी फसल सीधे शहर के ग्राहकों को बेच सकें। बिचौलियों की छुट्टी। प्रोफेसर ने उससे पूछा, तुम यह अमेरिका में जाकर क्यों नहीं करते? वहां तुम्हें लाखों डॉलर मिलेंगे। रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्रोफेसर, पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है, लेकिन जो सुकून अपने देश की मिट्टी को सोना बनाने में है, वह और कहीं नहीं। हमें भारत की समस्याओं का समाधान भारत के तरीके से करना है। प्रोफेसर ने ऑडिटोरियम में बैठे छात्रों की ओर देखा और कहा, क्या आप अंतर समझ रहे हैं? एक समय था जब भारत दुनिया से मदद मांगता था। आज भारत दुनिया को समाधान दे रहा है। भारत का आधार सिस्टम, भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम, यह सब सिलिकॉन वैली में नहीं बना। यह भारत के दिमागों ने भारत की जरूरतों के लिए बनाया और आज पूरी दुनिया इसे अपनाना चाहती है। लेकिन प्रोफेसर ने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि भारत की यह यात्रा आसान नहीं रही है। उन्होंने एक और अनुभव साझा किया जो भारत की सहन शक्ति को दर्शाता है। वह मुंबई की लोकल ट्रेन का जिक्र दोबारा ले आए, लेकिन एक अलग संदर्भ में। उन्होंने डब्बा वालों की बात की। स्क्रीन पर सफेद टोपी पहने, साधारण कपड़ों में डब्बा वालों की तस्वीरें थीं। प्रोफेसर ने कहा, इन लोगों को देखिए, इनके पास हार्वर्ड की डिग्री नहीं है, इनमें से कई ठीक से पढ़ भी नहीं सकते, लेकिन ये हर रोज 2 लाख टिफिन बॉक्स यानी घर का बना खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। और गलती की गुंजाइश 60 लाख में से सिर्फ एक गलती। यह 6 सिग्मा मानक है जिसे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हासिल करने के लिए करोड़ों खर्च करती हैं। भारत के आम आदमी ने यह अपने दम पर, अपनी ईमानदारी और अनुशासन से हासिल किया है। प्रोफेसर ने कहा कि यह भारत का मैनेजमेंट गुरु मंत्र है, कम संसाधनों में सबसे अच्छा परिणाम देना। पश्चिम में हम इसे इनोवेशन कहते हैं, भारत में इसे जीवन कहते हैं। प्रोफेसर फिर थोड़ा गंभीर हुए। उन्होंने कहा कि मैंने भारत में एक और चीज देखी जो शायद हम पश्चिम में खो चुके हैं। वह है श्रद्धा और सब्र। हम पश्चिमी लोग हर चीज तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट रिजल्ट। लेकिन भारत जानता है कि अच्छी चीजों में वक्त लगता है। उन्होंने गंगा नदी के किनारे शाम की आरती का जिक्र किया, ऋषिकेश की वो शाम। प्रोफेसर ने कहा कि जब हजारों दिए नदी में तैर रहे थे और मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, तो मुझे महसूस हुआ कि विज्ञान के परे भी एक दुनिया है। वहां मैंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हाथ जोड़कर नदी के सामने खड़े देखा। यह अंधविश्वास नहीं था, यह कृतज्ञता थी, यह प्रकृति के प्रति सम्मान था। भारत ने कभी विज्ञान और धर्म को अलग नहीं माना। उनके लिए ज्ञान प्राप्त करना भी एक पूजा है और रॉकेट उड़ाना भी एक यज्ञ है। प्रोफेसर ने बताया कि जब चंद्रयान लॉन्च हो रहा था तो इसरो के वैज्ञानिक लॉन्च से पहले मंदिर गए थे। पश्चिमी मीडिया ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन मैं समझ गया था कि वे क्यों गए थे। वे वहां अंधविश्वास के कारण नहीं गए थे, वे वहां विनम्रता के कारण गए थे। वे यह मानने गए थे कि हम कितनी भी तरक्की कर लें, हम उस विराट शक्ति के सामने छोटे हैं। यह विनम्रता ही भारत को अहंकारी होने से बचाती है। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस था।
हर कोई प्रोफेसर के शब्दों में खोया हुआ था। मैं सोच रहा था कि कैसे हम भारतीय अक्सर अपने ही देश की कमियों को कोसते रहते हैं। सड़क पर गड्ढा हो तो हम देश को गाली देते हैं, लाइट चली जाए तो हम सिस्टम को कोसते हैं। लेकिन इस विदेशी प्रोफेसर ने उन गड्ढों के बीच भी एक रास्ता देख लिया था। उन्होंने उस अंधेरे में भी उम्मीद की किरण देख ली थी। प्रोफेसर ने कहा, अगली बार जब आप भारत के किसी कॉल सेंटर कर्मचारी से बात करें या किसी भारतीय डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, तो याद रखिएगा, वे सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, वे एक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक ऐसी विरासत जो कहती है सेवा परमो धर्मः, यानी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने स्लाइड बदली। अब स्क्रीन पर भारत के गांवों की तस्वीरें थीं, लेकिन ये गांव बदल रहे थे। छतों पर सोलर पैनल लगे थे, खेतों में ड्रोन उड़ रहे थे जो दवाइयां छिड़क रहे थे। प्रोफेसर ने कहा, भारत छलांग लगा रहा है। उन्होंने लैंडलाइन फोन का दौर छोड़ दिया और सीधे मोबाइल पर आ गए। वे कोयले से सीधे सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। भारत पुरानी गलतियों को नहीं दोहरा रहा, वह नए रास्ते बना रहा है। मेरे मन में गर्व की एक लहर दौड़ गई। मुझे अपनी नानी की याद आ गई जो हमेशा कहती थी, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आज भारत कोशिश कर रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, फिर दौड़ रहा है। प्रोफेसर ने अपनी बात को एक मोड़ देते हुए कहा, लेकिन दोस्तों, भारत की कहानी सिर्फ विकास की नहीं है, यह लोकतंत्र की भी सबसे बड़ी कहानी है। उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव के समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव मनाता है। रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पर वोटिंग मशीन ले जाई जाती है। पहाड़ों पर बर्फ के बीच जहां सिर्फ एक वोटर रहता है, वहां भी चुनाव अधिकारी जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में हर एक आवाज मायने रखती है। एक गरीब किसान का वोट और एक अरबपति का वोट, दोनों की कीमत एक है। यह समानता का वो जादू है जो भारत को एक सूत्र में बांधे रखता है। प्रोफेसर विलियम्स ने मंच के बीच में आकर एक गहरा सांस लिया। उनकी आवाज अब और भी गंभीर और भारी हो गई थी। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने भारत के दिमाग और दिल की बात की, अब हम भारत की भुजाओं की बात करेंगे। पश्चिम में अक्सर एक गलतफहमी, जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो हमें महात्मा गांधी याद आते हैं, हमें अहिंसा याद आती है। और इस वजह से कई पश्चिमी रणनीतिकार यह गलती कर बैठते हैं कि भारत एक नरम देश है। वे सोचते हैं कि जो देश शांति की बात करता है वह कमजोर होगा। प्रोफेसर ने जोर देकर कहा, लेकिन यह इतिहास की सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने स्क्रीन पर नई दिल्ली के इंडिया गेट और उसके पास बने नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की तस्वीरें दिखाईं। उन्होंने कहा कि भारत की शांति उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना हो, जिसके पास परमाणु हथियार हों, जिसके पास मिसाइलें हों जो हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हों, लेकिन फिर भी अपने 10 साल के ज्ञात इतिहास में उस देश ने कभी किसी दूसरे देश पर पहले हमला नहीं किया। ऑडिटोरियम में सन्नाटा था। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर ने कहा, सिकंदर से लेकर अंग्रेजों तक सबने दुनिया को जीतने के लिए तलवार उठाई, लेकिन भारत ने हमेशा अपनी सीमाओं की रक्षा की, कभी दूसरों की सीमाओं को नहीं लांघा। इसे कहते हैं असली शक्ति। क्योंकि हमला करना आसान है, लेकिन शक्तिशाली होते हुए भी संयम रखना, यह सिर्फ एक महान सभ्यता ही कर सकती है। प्रोफेसर ने हमें भारतीय दर्शन का एक गहरा पहलू समझाया। उन्होंने कहा कि भारत में एक हाथ में शास्त्र ज्ञान और दूसरे हाथ में शस्त्र हथियार रखने की परंपरा है। वहां के देवी देवताओं को देखिए, वे मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उनके हाथों में त्रिशूल और सुदर्शन चक्र भी होता है। यह प्रतीक है कि शांति की रक्षा के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। कमजोर आदमी शांति नहीं ला सकता, वह सिर्फ दया की भीख मांग सकता है। शांति केवल वही ला सकता है जो युद्ध करने में सक्षम हो, लेकिन शांति को चुनता हो। फिर प्रोफेसर ने भारतीय सेना के जवानों की बात की। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर की एक वीडियो क्लिप चलाई। स्क्रीन पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, तापमान -50 डिग्री। वहां भारतीय सैनिक तैनात थे। प्रोफेसर ने कहा, दुनिया की कोई भी सेना इतनी ऊंचाई पर, इतनी विषम परिस्थितियों में लगातार नहीं रह सकती। पश्चिमी देशों के सैन्य विशेषज्ञ यह देखकर हैरान रह जाते हैं। वे पूछते हैं कि इन सैनिकों को कौन सी चीज वहां जमाए रखती है। क्या वह पैसा है? क्या वह नौकरी है?
प्रोफेसर ने खुद जवाब दिया, नहीं, पैसे के लिए कोई अपनी जान हथेली पर नहीं रखता। वह एक भावना है, वह मातृभूमि का प्रेम है। उन्होंने कारगिल युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था और भारतीय सेना नीचे थी, तो सामरिक रूप से जीतना असंभव लग रहा था। किसी भी पश्चिमी जनरल ने इसे आत्महत्या कहा होता, लेकिन भारतीय जवानों ने क्या किया? उन्होंने उन सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की, गोलियों की बौछार के बीच, और उन्होंने जीत हासिल की। यह जीत बंदूकों की नहीं थी, यह उस अदम्य साहस की थी जो कहता है, तेरा वैभव अमर रहे मां, और अनहर का केल क्यारा, और अमर को भी होगा। हम दिन चार रहे न रहें। प्रोफेसर ने एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। वह एक बार पंजाब के एक गांव में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि लगभग हर घर से कोई ना कोई सेना में था। उन्होंने एक बुजुर्ग पिता से पूछा, आपका एक बेटा सीमा पर शहीद हो गया, क्या आपको दूसरे बेटे को भेजते हुए डर नहीं लगता? उस बुजुर्ग ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा था, साहब, यह हमारा सौभाग्य है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम रहकर क्या करेंगे? हमारे यहां बेटे पैदा ही इसलिए होते हैं ताकि देश की रक्षा कर सकें। प्रोफेसर की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि यह जज्बा आप किसी मिलिट्री अकादमी में नहीं सिखा सकते। यह खून में होता है, यह मिट्टी की तासीर है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे विविध सेना है। इसमें सिख हैं, गोरखा हैं, राजपूत हैं, मद्रासी हैं, मराठा हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म, लेकिन जब वे वर्दी पहनते हैं तो वे सिर्फ भारतीय होते हैं। यह एकता का एक ऐसा उदाहरण है जिससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। फिर प्रोफेसर ने तकनीक की ओर रुख किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, लेकिन आज का भारत अलग है। आज भारत अपनी मिसाइलें खुद बना रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना है आपने? यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। आज दूसरे देश भारत से यह मिसाइल मांग रहे हैं। भारत ने अपना विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाया है। यह आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी है, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन भारत की यह सैन्य शक्ति किसी को डराने के लिए नहीं है। भारत आज हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, यानी वह सुरक्षा देने वाला है। याद कीजिए, जब तुर्की में भूकंप आया था, कौन सबसे पहले पहुंचा? भारतीय वायुसेना। जब मालदीव में पीने का पानी खत्म हो गया था, किसने पानी के जहाज भेजे? भारत ने। जब श्रीलंका आर्थिक संकट में फंसा तो किसने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया? भारत ने। प्रोफेसर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, दुनिया में महाशक्तियां, सुपर पावर्स तो कई हैं, लेकिन भारत एक विश्वामित्र बन रहा है। एक ऐसा दोस्त जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अमेरिका अपनी शर्तों पर मदद करता है, चीन कर्ज के जाल में फंसाकर मदद करता है, लेकिन भारत मदद करता है क्योंकि वह मानता है कि पड़ोसी की तकलीफ अपनी तकलीफ है। प्रोफेसर ने फिर से इतिहास के पन्ने पलटे। उन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह हमारा यानी पश्चिम का युद्ध था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी कुर्बानी किसने दी? भारतीय सैनिकों ने। लाखों भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व में अपनी जान दी। इजराइल के हाइफा शहर की आजादी के लिए भारतीय सैनिक लड़े। फ्रांस के गांवों को बचाने के लिए भारतीय सैनिक लड़े, और बदले में उन्होंने क्या मांगा? कुछ नहीं। इतिहास ने उन्हें वह श्रेय नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। लेकिन आज दुनिया यह मान रही है कि अगर भारतीय सेना न होती तो विश्व युद्ध के नतीजे कुछ और होते। प्रोफेसर विलियम्स ने स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जिसमें भारतीय सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को अपने कंधों पर उठाकर बचा रहे थे। उन्होंने कहा, यह सेना सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ती। जब देश के अंदर कोई आपदा आती है, चाहे वह कश्मीर की बाढ़ हो या गुजरात का भूकंप, ये जवान अपनी जान की परवाह किए बिना देवदूत बनकर आते हैं। भारत के लोगों का अपनी सेना पर जो अटूट विश्वास है, वह मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा। उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो उन्हें एक रिटायर्ड जनरल ने बताया था। 1971 के युद्ध के बाद जब 93 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, तो भारतीय सेना ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? क्या उन्हें भूखा रखा? क्या उन्हें प्रताड़ित किया? नहीं। भारतीय सेना ने अपना राशन उन्हें खिलाया। उन्होंने युद्धबंदियों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार किया। प्रोफेसर ने कहा, यह है भारत के संस्कार।
युद्ध में भी वे मानवता को नहीं भूलते। महाभारत के समय से ही भारत में युद्ध के नियम थे। निहत्थे पर वार नहीं करना, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करना। यह नैतिकता आज भी भारतीय सेना के डीएनए में है। प्रोफेसर ने ऑडिटोरियम में बैठे छात्रों की ओर देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था। उन्होंने पूछा, तो क्या भारत एक सैन्य खतरा है? और फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं, भारत एक शांति का कवच है। दुनिया को एक मजबूत भारत की जरूरत है, क्योंकि एशिया में संतुलन बनाए रखने के लिए और तानाशाही ताकतों को रोकने के लिए भारत का खड़ा होना जरूरी है। प्रोफेसर ने एक और पहलू पर बात की जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, भारत की नारी शक्ति। उन्होंने कहा कि अब भारतीय सेना में महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, वे जहाजों की कमान संभाल रही हैं। यह वह देश है जहां देवी दुर्गा की पूजा होती है, जो शक्ति का प्रतीक है। आज भारत की बेटियां उसी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं। यह बदलाव किसी पश्चिमी नारीवादी आंदोलन की नकल नहीं है, यह भारत की अपनी जड़ों की ओर वापसी है, जहां वैदिक काल में महिलाएं शास्त्रार्थ करती थीं और युद्ध में भी भाग लेती थीं। प्रोफेसर ने अपनी बात को विराम देते हुए कहा, मैं जब भारत के गांवों से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि स्कूल के बच्चे सुबह की प्रार्थना में जन गण मन गा रहे थे। उनके पास जूते शायद फटे हुए थे, लेकिन जब वे राष्ट्रगान गा रहे थे तो उनकी पीठ सीधी थी और सिर ऊंचा था। वह राष्ट्रवाद किसी नफरत पर आधारित नहीं था, वह प्रेम पर आधारित था। वे किसी दूसरे देश से नफरत करना नहीं सीख रहे थे, वे अपने देश से प्यार करना सीख रहे थे। उन्होंने कहा कि पश्चिम में राष्ट्रवाद को अक्सर बुरा माना जाता है। हमें लगता है कि राष्ट्रवाद युद्ध का कारण बनता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद अलग है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यह सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। यह कहता है कि हम अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक हैं। प्रोफेसर ने पानी का एक और घूंट भरा। उन्होंने कहा, दोस्तों, शक्ति का असली मतलब है जिम्मेदारी, और भारत आज उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। वह दुनिया को योग सिखा रहा है ताकि मन की शांति मिले, और साथ ही वह मिसाइल बना रहा है ताकि सीमाओं पर शांति रहे। यह संतुलन ही भारत को महान बनाता है। प्रोफेसर ने स्क्रीन पर एक श्लोक दिखाया, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। उन्होंने इसका अर्थ समझाया। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी उतना ही बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि यही वह दर्शन है जिसने भारत को हजारों सालों से जीवित रखा है। नहीं तो फारस, रोम और ग्रीस की तरह भारत भी इतिहास की धूल बन गया होता। लेकिन भारत आज भी खड़ा है, अपनी पुरानी नींव पर एक नई और मजबूत इमारत बना रहा है। कक्षा के माहौल में एक भारीपन था, लेकिन यह दुख का नहीं, सम्मान का भारीपन था। मैंने देखा कि मेरे बगल में बैठा एक छात्र, जो शायद पाकिस्तान से था, वह भी गौर से सुन रहा था और बीच बीच में सिर हिला रहा था। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन सच में एक ताकत होती है जो सबको झुकने पर मजबूर कर देती है। प्रोफेसर ने कहा, अगली बार जब आप समाचारों में भारत के बारे में सुने तो याद रखिएगा कि आप एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सुन रहे हैं, आप एक जागती हुई सभ्यता के बारे में सुन रहे हैं। एक ऐसा शेर जो अब तक सो रहा था लेकिन अब जाग गया है। और मजे की बात यह है कि इस शेर के जागने से जंगल के बाकी जानवरों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शेर जंगल का रक्षक है, भक्षक नहीं। प्रोफेसर विलियम्स एक पल के लिए रुके और मंच पर रखे पोडियम के पास वापस चले गए। उन्होंने वहां रखी एक पुरानी मोटी किताब उठाई। यह भगवत गीता थी। उन्होंने उसे बहुत ही सम्मान के साथ अपने हाथ में पकड़ा। उन्होंने कहा, दोस्तों, अभी तक हमने भारत की बाहुबल और आर्थिक शक्ति की बात की, लेकिन भारत के पास एक ऐसी शक्ति है जो परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और वह शक्ति है ज्ञान की शक्ति। वह शक्ति है चेतना की। प्रोफेसर ने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा, पश्चिम में हमने हमेशा विज्ञान और धर्म को एक दूसरे का दुश्मन माना है। गैलीलियो को जेल में डाला गया क्योंकि उसने बाइबल के खिलाफ बोला था। हमारे यहां माना जाता था कि अगर आप वैज्ञानिक हैं तो आप ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने हजारों साल पहले ही इस पहेली को सुलझा लिया था। उन्होंने स्क्रीन पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिखाई। यह तस्वीर परमाणु बम के पिता कहे जाने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर की थी। प्रोफेसर ने बताया, जब दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण हुआ और उस विनाशकारी विस्फोट की आग आसमान को छू रही थी, तो ओपेनहाइमर के दिमाग में कोई भौतिकी का सूत्र नहीं आया।
उनके दिमाग में गीता का एक श्लोक आया, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। यदि हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हों। उन्होंने बाद में कहा, मैं अब मृत्यु बन गया हूं, लोकों का नाश करने वाला। यह शब्द भगवान कृष्ण के थे। प्रोफेसर की आवाज में गहरा आश्चर्य था। उन्होंने पूछा, जरा सोचिए, 20वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक सबसे बड़े आविष्कार के समय हजारों साल पुराने भारतीय ग्रंथ को याद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पश्चिम ने पदार्थ मैटर की खोज की, लेकिन भारत ने उस ऊर्जा एनर्जी को समझा जो उस पदार्थ के भीतर छिपी है। प्रोफेसर ने फिर एक और महान वैज्ञानिक इरविन श्रोडिंगर का जिक्र किया, जिन्हें क्वांटम फिजिक्स का पितामह माना जाता है। उन्होंने बताया कि श्रोडिंगर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे कठिन सवालों का जवाब उन्हें उपनिषदों में मिला। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्म ही सब कुछ है और हम सब उसी का हिस्सा हैं। आज आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना है। जो पांचशियों ने हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाकर देखा, उसे आज हम प्रयोगशालाओं में मशीनों के जरिए देख रहे हैं। क्लास में बैठे विज्ञान के छात्रों के लिए यह सुनना किसी झटके से कम नहीं था। वे हमेशा सोचते थे कि विज्ञान पश्चिम की देन है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्तों, विज्ञान पश्चिम की खोज नहीं है, यह सत्य की खोज है, और सत्य को भारत से बेहतर किसी ने नहीं समझा। फिर उन्होंने स्क्रीन पर एक बहुत ही साधारण गोलाकार आकृति बनाई, एक 0-0। प्रोफेसर ने कहा, अगर भारत ने दुनिया को यह छोटा सा शून्य नहीं दिया होता तो आज न हमारे पास कंप्यूटर होते, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, और न ही हम चांद पर जा पाते। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों ने जब शून्य की खोज की तो वह सिर्फ एक संख्या नहीं थी, वह एक दर्शन था। शून्य का मतलब है कुछ नहीं और साथ ही सब कुछ। यह पूर्ण भी है और रिक्त भी। पश्चिम के लोग रोमन अंकों में उलझे हुए थे, जिनसे बड़ी गणना करना असंभव था। भारत ने हमें गिनती करना सिखाया। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि हम इसे अरबी अंक कहते हैं, जबकि खुद अरब लोग इसे हिंदसा कहते हैं, यानी जो हिंद भारत से आया है। गणित भारत के डीएनए में है। यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में भारतीय इंजीनियरों का बोलबाला है। कोडिंग की भाषा और ए7 बोलबाला है, वही कोडिंग की भाषा और संस्कृत की व्याकरण में एक गहरा संबंध है। नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संस्कृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है, क्योंकि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक और नियमबद्ध है। प्रोफेसर ने विषय बदलते हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो की बात की। उन्होंने स्क्रीन पर एक मशहूर तस्वीर दिखाई, 1981 की एक तस्वीर, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक एक बैलगाड़ी पर रॉकेट का हिस्सा ले जा रहे थे। फिर उसके ठीक बगल में चंद्रयान और मंगलयान की तस्वीरें लगाईं। उन्होंने कहा, इस यात्रा को देखिए, बैलगाड़ी से मंगल ग्रह तक। दुनिया पूछती है कि भारत ने यह कैसे किया इतने कम पैसों में। हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी का बजट भारत के मंगल मिशन से ज्यादा था। यह कैसे संभव हुआ? प्रोफेसर ने अपनी उंगली माथे पर रखी। यह जुगाड़ नहीं है, जैसा कि कुछ लोग मजाक में कहते हैं। यह सरलता में श्रेष्ठता है। भारतीय वैज्ञानिक जानते हैं कि संसाधनों का सम्मान कैसे करना है। वे दिखावे में विश्वास नहीं करते, वे परिणाम में विश्वास करते हैं। जब मंगलयान अपनी कक्षा में स्थापित हुआ तो पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैरान थे। उन्होंने कहा था कि पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचना असंभव है। अमेरिका और रूस भी फेल हुए थे, लेकिन भारत पहले ही प्रयास में सफल रहा। प्रोफेसर ने भावुक होकर कहा, जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत के लिए अंतरिक्ष कोई अनजान जगह नहीं है। हजारों सालों से भारतीय पंचांग, कैलेंडर, सूर्य और चंद्रमा की गति की सटीक गणना करते आ रहे हैं। जब यूरोप के लोग यह मानते थे कि धरती चपट्टी है, तब भारतीय ग्रंथों में भूगोल शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ ही है कि भू पृथ्वी गोल है। भारत के पास यह ज्ञान हमेशा से था, बस बीच में कुछ समय के लिए धूल जम गई थी। अब वह धूल हट रही है। इसके बाद प्रोफेसर विलियम्स ने हमें एक ऐसी जगह की यात्रा कराई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने स्क्रीन पर स्विट्जरलैंड स्थित सर्न की तस्वीर दिखाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी भौतिकी प्रयोगशाला है, जहां गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी। प्रोफेसर ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस प्रयोगशाला के बाहर किस देवता की मूर्ति लगी है?
स्क्रीन पर भगवान शिव के नटराज रूप की विशाल मूर्ति उभरी। प्रोफेसर ने कहा, यह नटराज हैं, नृत्य करते हुए शिव। लेकिन एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में शिव की मूर्ति क्यों? क्योंकि आधुनिक भौतिकी ने यह माना है कि उप परमाणु कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्थिर नहीं है, वे लगातार बन रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिव का तांडव नृत्य सृजन और विनाश का चक्र है। कार्ल सागन जैसे महान खगोल शास्त्री ने कहा था कि भारतीय धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो अरबों वर्षों के समय की बात करता है। पश्चिम का समय रैखिक लीनियर है, जन्म से दालजारा सा मृत्यु तक। लेकिन भारत का समय चक्रीय, सिक्लिकल है। यह एक चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। कल्प, युग, महायुग। भारत की समय की अवधारणा इतनी विशाल है कि आधुनिक खगोल विज्ञान उसके सामने बच्चा लगता है। कक्षा में बैठे हर छात्र की आंखों में अब भारत के लिए एक नया सम्मान था। वे अब भारत को सिर्फ एक विकासशील देश के रूप में नहीं, बल्कि एक विश्व गुरु के रूप में देख रहे थे। प्रोफेसर ने कहा, दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ज्ञान के शिखर पर था, दुनिया खुशहाल थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे, वहां ज्ञान मुफ्त था। वहां ज्ञान पर किसी का पेटेंट नहीं था। भारत ने कभी ज्ञान को अपनी जागीर नहीं समझा, उसने हमेशा इसे बांटा। आयुर्वेद को देखिए, यह चिकित्सा पद्धति बीमारी को दबाती नहीं है, यह जड़ से मिटाती है। आज जब दुनिया एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों से जूझ रही है, तो सब हल्दी, नीम और योग की तरफ भाग रहे हैं। भारत ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, पहला सुख निरोगी काया। प्रोफेसर ने एक व्यक्तिगत किस्सा सुनाया। जब मैं वाराणसी के घाट पर बैठा था, तो मैंने एक साधु को देखा। उनके पास न घर था न पैसा, लेकिन उनके चेहरे पर जो तेज था, वह मैंने किसी अरबपति के चेहरे पर नहीं देखा। मैंने उनसे पूछा, बाबा, आप खुश कैसे हैं? उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, जो बाहर ढूंढोगे तो भटकते रहोगे, जो भीतर देखोगे तो पा जाओगे। यह एक वाक्य पूरी पश्चिमी मनोविज्ञान पाइकोलॉजी पर भारी है। हम पश्चिम में खुशी को डिपार्टमेंटल स्टोर में ढूंढते हैं, लेकिन भारत जानता है कि खुशी आत्मा की शांति में है। प्रोफेसर ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा, आज भारत जाग रहा है, लेकिन यह जागरण पश्चिमी देशों की नकल करने का नहीं है। भारत को अमेरिका बनने की जरूरत नहीं है, भारत को चीन बनने की जरूरत नहीं है, भारत को बस भारत बनना है। उन्होंने रामायण का एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, आप सबने हनुमान जी की कहानी सुनी होगी। हनुमान जी के पास अपार शक्ति थी, लेकिन एक श्राप के कारण वे अपनी शक्ति भूल गए थे। उन्हें जांबवंत की जरूरत पड़ी, जिन्होंने उन्हें याद दिलाया कि हनुमान, तुम उड़ सकते हो, तुम समुद्र लांघ सकते हो। आज का समय वही है। भारत वह हनुमान है जो अपनी शक्ति भूल गया था, और यह समय, यह चुनौतियां, यह नई तकनीक, यह सब जांबवंत की भूमिका निभा रहे हैं, जो भारत को याद दिला रहे हैं कि उठो, तुम सिर्फ एक देश नहीं हो, तुम एक सभ्यता हो, तुम एक रोशनी हो जिसकी दुनिया को जरूरत है। प्रोफेसर ने कहा, जब भारत अपनी जड़ों से जुड़ता है तो वह कमाल करता है। जब उन्होंने अपनी पारंपरिक योग विद्या को अपनाया तो 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस मनाने लगी। जब उन्होंने अपने पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा दिया तो संयुक्त राष्ट्र ने इसे स्वीकार किया। दुनिया भारत को सुनने के लिए तैयार है, बस भारत को बोलने की जरूरत है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, प्रोफेसर ने कहा, कि भविष्य किसका है? मैं उनसे कहता हूं कि भविष्य उनका है जो अतीत और वर्तमान को साथ लेकर चल सकते हैं, और इसमें भारत का कोई मुकाबला नहीं है। एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में लैपटॉप, यही भारत की असली तस्वीर है। आप तख्ता की भारत है, इसको बात में जंपर के बात में सामने बात में वेद की, यही भारत की बात में जंपर भारत को आग कर। प्रोफेसर ने एक वीडियो क्लिप चलाई जिसमें भारत के एक सुदूर गांव के बच्चे कंप्यूटर पर कोडिंग सीख रहे थे, लेकिन माथे पर विभूति लगाए हुए थे। देखिए इसे। प्रोफेसर ने कहा, यह विरोधाभास नहीं है, यह संगम है। ये बच्चे कल के गूगल और नासा को चलाएंगे, लेकिन इनके संस्कार इन्हें जमीन से जोड़े रखेंगे। ये रोबोट नहीं बनेंगे, ये इंसान रहेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में दुनिया को इंसानियत की ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। प्रोफेसर ने पानी पिया और ऑडिटोरियम की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी।
क्या आप जानते हैं नमस्ते का मतलब क्या है? उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े। इसका मतलब है मेरे भीतर का ईश्वर आपके भीतर के ईश्वर को नमन करता है। कितनी सुंदर सोच है। यह सोच कभी युद्ध नहीं कर सकती। यह सोच कभी किसी को गुलाम नहीं बना सकती। यह सोच सिर्फ प्रेम और सम्मान दे सकती है। इसलिए प्रोफेसर ने निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए कहा, जब हम भारत की महाशक्ति बनने की बात करते हैं तो डरिए मत। इतिहास में जब भी कोई देश महाशक्ति बना, चाहे वह रोम हो, ब्रिटेन हो या आधुनिक समय में अमेरिका, उसने दुनिया पर अपना राज थोपा। लेकिन जब भारत महाशक्ति बनेगा तो वह राज नहीं करेगा, वह नेतृत्व करेगा। वह दुनिया को जीतने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को बचाने के लिए आगे आएगा। क्लास में अब एक पवित्र सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब किसी मंदिर या प्रार्थना स्थल में बैठे हों। प्रोफेसर के शब्द सिर्फ कान तक नहीं, रूह तक जा रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि मैं सिर्फ एक व्याख्यान नहीं सुन रहा हूं, बल्कि मैं अपनी ही विरासत को दोबारा खोज रहा हूं। वो विरासत जिसे हमने आधुनिक बनने की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया था। प्रोफेसर ने कहा, आइंस्टीन ने एक बार गांधी जी के बारे में कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा इंसान कभी इस धरती पर चला था। मैं आज भारत के बारे में यही कहता हूं, आने वाली पीढ़ियां इस बात पर गर्व करने वाली है, करेंगी कि जब दुनिया अंधेरे में भटक रही थी तब पूरब दिशा से एक सूरज उगा था जिसने पूरी मानवता को रास्ता दिखाया, और वह सूरज है भारत। प्रोफेसर विलियम्स ने अपनी घड़ी की ओर देखा। व्याख्यान का समय समाप्त हो रहा था, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही रुक गया हो। प्रोफेसर ने मंच के किनारे आकर खड़े होकर बहुत ही धीमी और शांत आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, दोस्तों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक समय था जब पूरी दुनिया भारत की ओर देखती थी। सोने की चिड़िया, वह सिर्फ धन की बात नहीं थी, वह ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक था। फिर एक अंधकार का युग आया, लेकिन अब भारत आग कांपने लगा था। चक्र पूरा हो रहा है। वह चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ रही है, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा समझदार बनकर लौटी है। प्रोफेसर ने स्क्रीन पर एक खाली सफेद स्लाइड दिखाई। उस पर कोई चित्र नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, बस एक कोरा कागज। उन्होंने कहा, यह 2047 का भारत है, आजादी के 100 साल। मैं शायद तब तक जिंदा न रहूं, लेकिन आप लोग रहेंगे, और मैं आपको अभी बता सकता हूं कि आप क्या देखेंगे। उनकी आवाज में एक पैगंबर, प्रॉफेट जैसी गंभीरता थी। उन्होंने भविष्यवाणी करना शुरू किया। 2047 में भारत सिर्फ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं होगा, वह दुनिया का इनोवेशन हब होगा। दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं, चाहे वह कैंसर का इलाज हो, जलवायु परिवर्तन हो या साफ पानी की कमी हो, उनका समाधान वॉशिंगटन या बीजिंग से नहीं बल्कि भारत के छोटे शहरों की प्रयोगशालाओं से निकलेगा। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि दुनिया भर के छात्र हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड छोड़कर नालंदा और बनारस पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वे समझ जाएंगे कि मशीनें बनाना सीखना आसान है, लेकिन इंसान बनना सीखना कठिन है, और वह सिर्फ भारत सिखा सकता है। प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, और यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारे कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। तुम्हें सिर्फ अपना करियर नहीं बनाना है, तुम्हें एक सभ्यता को पुनर्स्थापित करना है। तुम्हें दुनिया को यह दिखाना है कि विकास का मतलब प्रकृति का विनाश नहीं है। तुम्हें दिखाना है कि अमीर होने का मतलब लालची होना नहीं है। तुम्हें दिखाना है कि अमीर होने का मतलब। प्रोफेसर ने फिर एक बहुत ही कड़वा सच बोला। उन्होंने कहा, दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी आलोचना होगी, तुम्हारे तौर तरीकों का मजाक उड़ाया जाएगा। वे कहेंगे कि तुम बहुत धीमे हो, तुम बहुत पारंपरिक हो, लेकिन रुकना मत, झुकना मत, क्योंकि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल नहीं बदलता। भारत वह हाथी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम थक चुका है। भौतिकवाद ने हमें खोखला कर दिया है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे बच्चे अवसाद में हैं। हम एक ऐसी दवा की तलाश में हैं जो हमारी आत्मा के घावों को भर सके, और वह दवा सिर्फ भारत के पास है। वह दवा है अध्यात्म, वह दवा है संतोष, वह दवा है त्याग। प्रोफेसर विलियम्स की आंखों में आंसू थे। यह एक दुर्लभ दृश्य था। एक सख्त मिजाज पश्चिमी प्रोफेसर सैकड़ों छात्रों के सामने भावुक हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इतिहास पढ़ाया,
मैंने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा, लेकिन भारत साम्राज्य नहीं है। भारत एक विचार है और विचारों को मारा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो जब आप इस हॉल से बाहर निकलें तो गर्व से सिर उठाकर चलें। अगर आप भारतीय हैं तो यह मत सोचिए कि आप दुनिया से पीछे हैं। यह सोचिए कि आप दुनिया से 5000 साल आगे हैं। आपके पास वह ज्ञान है जो दुनिया अभी खोज रही है। अपनी जड़ों को मत काटिए, अपनी भाषा मत छोड़िए, अपने माता पिता का सम्मान करना मत भूलिए, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। प्रोफेसर ने पोडियम से अपना चश्मा उठाया और उसे अपनी जेब में रखा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े। यह कोई औपचारिक नमस्ते नहीं था, यह एक गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, मैं उस भूमि को नमन करता हूं जिसने मानवता को इंसानियत सिखाई। मैं उस भूमि को नमन करता हूं जो दुनिया को विनाश से बचाएगी। जय हिंद। वह आखिरी 2 शब्द, जय हिंद, प्रोफेसर के मुंह से निकलते ही पूरे ऑडिटोरियम में बिजली सी दौड़ गई। एक पल के लिए सन्नाटा छाया रहा, जैसे लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या सुना। और फिर वह हुआ जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। 500 छात्र एक साथ अपनी सीटों से खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि लगा छत गिर जाएगी। यह सिर्फ तालियां नहीं थीं, यह एक गर्जना थी। कई भारतीय छात्र रो रहे थे। वे खुलकर रो रहे थे। बरसों से जो हीन भावना, जो शर्म, जो दबा हुआ गुस्सा उनके अंदर था, वह सब आंसुओं के रूप में बह निकला। आज किसी ने उन्हें बताया था कि वे कौन हैं। आज किसी ने उन्हें आईना दिखाया था, और उस आईने में उन्हें कोई गरीब देश नहीं बल्कि एक राजा दिखाई दे रहा था। प्रोफेसर विलियम्स मंच पर सिर झुकाए खड़े थे, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने हुए। मैंने देखा कि सबसे पीछे की पंक्ति में बैठा वह पाकिस्तानी छात्र भी खड़ा होकर ताली बजा रहा था। शायद उसे भी महसूस हुआ कि यह विरासत सिर्फ एक राजनीतिक नक्शे तक सीमित नहीं है, यह इस पूरे उपमहाद्वीप की साझा विरासत है। मैं अपनी जगह पर खड़ा था। मेरे हाथ अपने आप ताली बजा रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। मुझे याद आया कि कैसे मैं हमेशा अपनी पहचान छिपाता था, कैसे मैं अपना नाम बदलकर बताता था ताकि लोगों को मेरे भारतीय होने का पता न चले। मुझे अपने लहजे, एक्सेंट पर शर्म आती थी। मुझे अपने खाने की खुशबू पर शर्म आती थी। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं। मेरे रगों में उसी गंगा का पानी है, उसी गीता का ज्ञान है, उसी शिवाजी और राणा प्रताप का खून है। तालियों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट। प्रोफेसर मंच से नीचे उतरे और बाहर जाने लगे। छात्र उनके पीछे दौड़ पड़े, जैसे कोई भक्त अपने गुरु के पीछे भागता है। कोई उनके पैर छूना चाहता था, कोई बस उनका हाथ पकड़ना चाहता था। मैं भीड़ से थोड़ा दूर खड़ा रहा। मैं बाहर निकला और ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को स्पर्श किया, लेकिन मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मैंने अपना फोन निकाला और अपनी मां को फोन लगाया। भारत में रात के 2 बज रहे होंगे। घंटी बजी। मां ने नींद में भारी आवाज में फोन उठाया। हेलो बेटा, सब ठीक है? इतनी रात को फोन किया? मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस इतना कहा, मां मैं घर आ रहा हूं। मां घबरा गई। क्या हुआ बेटा, कोई मुसीबत है क्या? लंदन में सब ठीक तो है? मैंने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं मां, कोई मुसीबत नहीं है, सब बहुत अच्छा है। बस मुझे अपनी मिट्टी की याद आ रही है। मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। मैं वापस आ रहा हूं, हमेशा के लिए। मां कुछ देर चुप रहीं। शायद वह मेरी आवाज में आए बदलाव को महसूस कर सकती थीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आ जा बेटा, तेरा देश, तेरा घर तेरी राह देख रहा है। फोन काटने के बाद मैंने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। मुझे उन तारों में इसरो के रॉकेट दिखाई दे रहे थे। मुझे हवा में वैदिक मंत्र सुनाई दे रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि प्रोफेसर सही थे। भारत सो नहीं रहा है। भारत बस एक लंबी नींद से जागा है और अंगड़ाई ले रहा है। और जब यह विशालकाय देश खड़ा होगा तो पूरी दुनिया की धुरी बदल जाएगी। मैं डेविड नहीं हूं, मैं देव हूं, और यह मेरी कहानी थी। लेकिन यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह हर उस भारतीय की कहानी है जो अपनी जड़ों को ढूंढ रहा है। तो दोस्तों, यह था वह दिन जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। प्रोफेसर विलियम्स के उस एक व्याख्यान ने मुझे वापस अपनी मां की गोद में भेज दिया। आज मैं भारत में हूं। मैं यहां के एक छोटे से गांव में बच्चों को विज्ञान पढ़ाता हूं। जब मैं उनकी आंखों में देखता हूं तो मुझे वही चमक दिखाई देती है जिसकी बात प्रोफेसर ने की थी। भविष्य की चमक, उम्मीद की चमक।
अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपके दिल में भी कहीं ना कहीं वह चिंगारी दबी हुई है, तो उसे बुझने मत देना। उसे हवा दो, उसे आग बनने दो, क्योंकि इस देश को, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। तुम ही वह पुल हो जो अतीत के गौरव को भविष्य की महानता से जोड़ेगा। भारत का निर्माण सरकारें नहीं करती, भारत का निर्माण तुम करते हो। तुम्हारा हर एक सही कदम, हर एक ईमानदार कोशिश देश को एक कदम आगे ले जाती है। चाहे तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो या गृहिणी हो, तुम राष्ट्र निर्माता हो। क्या तुम तैयार हो इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए? क्या तुम तैयार हो दुनिया को फिर से राह दिखाने के लिए? अगर हां, तो कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। चलो दुनिया को दिखाते हैं कि हम कौन हैं। चलो फिर से सोने की चिड़िया को आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ाते हैं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।